हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट पे। जैसा कि आप लोग आज का नोटिस पढ़े होंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम 20 सितंबर से शुरू होने वाले हैं सबके। तो आपको इस चैनल पे सिविल के ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर की कोशिश की जाएगी कि पूरे आपके प्रीवियस ईयर करा दिए जाएँ। जहाँ तक संभव होगा आपका प्रीवियस ईयर करा दिया जाएगा। और ख़ास करके आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रीवियस ईयर के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि आपको पूरी प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट लास्ट 4 to 5 ईयर का करा दे चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 6 का 2019 में पूछे गए डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर के सवाल। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम डेट आ गया है तो लग जाइए जम के। बहुत सारे जॉब्स आपके देख रहे होंगे डिप्लोमा पे, सिविल का सेमेस्टर मार्क्स पे आ रहा है, तो आप लोग सेमेस्टर मार्क्स उठाइए नंबर जम के। और उम्मीद करते हैं आप लोग का नंबर अच्छा आएगा। इस चैनल से आप लोग को फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट इज। कह रहा है प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट में अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम स्टील का क्या यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका आंसर डी, 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम लोग जो यूज करते हैं स्टील का किसमें, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट में, वो कितना करते हैं 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील शुड बी टेकन टू वेरी फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द एवरेज इनिशियल स्ट्रेस। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्री स्ट्रेस में मैग्नीट्यूड का लॉस होता है स्टील के रिलैक्स हो जाने के कारण वो कितना से कितना वैरी करता है अपने इनिशियल स्ट्रेस के एवरेज का। तो कितना से कितना परसेंट वैरीज करता है, तो 2 to 8%। यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है रिलैक्सेशन ऑफ स्टील में वो आपको 2 to 8% होता है एवरेज इनिशियल स्ट्रेस का। ये ध्यान रखिएगा, एवरेज इनिशियल स्ट्रेस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट कैन बी डन बाय। कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट हम लोग किस किस से करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस रेनफोर्स का जो करते हैं यानी आरसीसी का जो करते हैं वो स्ट्रेट लाइन थ्योरी से भी करते हैं, इलास्टिक थ्योरी से भी करते हैं और अल्टीमेट लोड थ्योरी से भी करते हैं। पर हम लोग अभी इलास्टिक थ्योरी बोलते हैं एक तरह से WSM। अल्टीमेट लोड थ्योरी को अब हम लोग जनरली यूज में नहीं लेते हैं। अब हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं LSM। पर हम लोग कर सकते हैं किसी से भी, एक समय हमारे यहाँ हुआ है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन तीनों सही है और ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि द लीवर आर्म इन अ सिंगल रेनफोर्स्ड बीम इज इक्वल टू। जो लीवर आर्म होता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में वो क्या होता है, द लीवर आर्म इन अ सिंगल रेनफोर्स्ड बीम इज, यहाँ पे इन होगा, इज नहीं। तो इसका सही आंसर है, लोग गलती जल्दी में ए ऑप्शन लगा देंगे पर आपका ए ऑप्शन गलत है। क्या होता है D-x/3। यानी इस हिसाब से आपको कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा आंसर सी। तो ये बात में ध्यान रखिएगा, आप गलती ना हो, ये दोनों ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये देखिए ऑप्शन ऊपर ही में दिया था कि बच्चा देखे और मारे। कभी भी ऑप्शन अगर आपको ए लगे तो एक बार पूरा ऑप्शन ज़रूर पढ़िएगा, ये गलती कराने का तरीका होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द डायगोनल टेंशन इन कॉन्क्रीट कैन बी रजिस्टर्ड बाय प्रोवाइडिंग। कहता है कि जो डायगोनल टेंशन होता है उसको हम लोग कॉन्क्रीट में उसको हम लोग कैसे रजिस्ट करेंगे, क्या प्रोवाइड करा के रजिस्ट करेंगे, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट या कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट या इनमें से सब। तो हम लोग जो डायगोनल टेंशन होता है उसको हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा के क्या करते हैं, रजिस्ट कराते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज सही। शियर रेनफोर्समेंट हम लोग किस फॉर्म में देते हैं, स्टीरअप्स के फॉर्म में देते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। बात करें अगर अगले क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट इज मेनली ड्यू टू। कहता है कि जो स्टील और कंक्रीट में जो बॉन्ड बनता है वो मेनली किस कारण से बनता है।
प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस के कारण बनता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण बनता है, या मैकेनिकल डिवाइसेस के कारण बनता है, या इनमें से सभी के कारण बनता है। तो आपका ऑप्शन सही है, सारे के सारे, इनमें सभी कारण के वजह से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर हम बात करें कि प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस की, तो ये क्या होता है? तो एक तरह से आप देखते होंगे जब गोंद से आप कोई दो चीज़ को चिपकाते होंगे ना, तो वहाँ पे जो चिपक रहा है ना, वो एडहेशन को हम प्योर एडहेसिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर हम फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रफनेस के कारण क्या होता है ना कि ग्रिप बन जाता है एक दूसरे के बीच में, उस कारण भी होता है। तो स्टील और कंक्रीट के बीच में रफनेस के कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है, एक तरह से ग्रिप बनने के दोनों लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हो सकता है। और मैकेनिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या होता है, मान लो कि हमको कहीं बाल को डिफॉर्म्ड करना पड़ा, तो हम टेढ़ा कर दिए, डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करा दिए, ये सब मैकेनिकल रेजिस्टेंस के टर्म में आता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी सारे सही हो जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ फाई इज द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार देन फॉर M20 रॉड concrete the bond length used splicing bar in tension is approximately equal to। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें ना ही इसने सिर्फ M20 स्पेसिफाई किया है, इसने रॉड का इस्तेमाल नहीं किया कि कौन सा रॉड इस्तेमाल करेंगे, Fe 250 करेंगे कि Fe 500 करेंगे कि Fe 415 करेंगे। तो हमने इसमें तीनों ऑप्शन करके निकाला। मेरे पास सिर्फ M20 और टेंशन में पता है, तो हमने इसमें अगर सारा चीज़ निकालेंगे तो Fe 500 जब हम पुट कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन टेंशन में M20 के केस में 57.5 आ रहा है। उस हिसाब से हम इसका आंसर क्या ले रहे हैं, ऑप्शन सी ले रहे हैं 58.5, पर इसका सही आंसर 57.5 होगा किसके केस में, Fe 500 और M20 के केस में। तो आपका M20 तो मेंशन है पर इसने ही मेंशन नहीं किया। अगर M20 ही रहे और अगर हम Fe 250 रखेंगे तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46.5। और अगर हम 415 रखेंगे डिफॉर्म बाई का तो वो हो जाएगा 415 के केस में क्या हो जाएगा 47.5। और ये सारे के सारे किस में हैं, टेंशन में है, ये सारे के सारे टेंशन में है, कंप्रेशन में अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे M20 के लिए कंप्रेशन में F250 का तो वो 37.5 हो जाएगा, 415 का बात करेंगे तो 38.5 हो जाएगा कंप्रेशन में, और 46.5 Fe 500 का हो जाएगा। पर आपको क्वेश्चन में साफ साफ टेंशन मेंशन किया है तो उस हिसाब से ऑप्शन आएगा 57.5, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे 58.5। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, सी 58.5। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की, कि व्हेन हुक्स आर फॉर्म्ड इन डिफॉर्म्ड बार्स द इंटरनल रेडियस ऑफ बॉन्ड शुड बी एट लीस्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। कह रहा है कि जब हुक जो फॉर्म्ड होता है डिफॉर्म्ड बार में, उसमें हम इंटरनल रेडियस बॉन्ड का क्या लेते हैं कम से कम, तो हम क्या लेते हैं, इसने डिफॉर्म्ड बार का है, डिफॉर्म्ड बार कहे तो H/SD बार। तो डिफॉर्म्ड बार में हम क्या लेते हैं, डिफॉर्म्ड बार में हम उसको 4 टाइम्स लेते हैं, लेकिन अगर माइल्ड स्टील रहता है तो हम क्या लेते हैं 2 टाइम्स। तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, सी। अगर यहाँ पे डिफॉर्म्ड की जगह माइल्ड स्टील रहता है तो हम 2 टाइम्स लेते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो डॉग्ड लेग स्टेयर्स आर डिजाइन सिमिलर टू, डॉग लेग स्टेयर जो होता है, सीढ़ी होता है, वो किसके सिमिलर डिज़ाइन क्या हो रहता है, 1 बे स्लैब की तरह, 2 बे स्लैब की तरह, टी बीम की तरह, या नन ऑफ द अबव। तो ये 1 बे स्लैब की तरह डिज़ाइन क्या होता है, मतलब जिस तरह से 1 बे स्लैब में सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे, उसी तरह से डॉग लेग स्टेयर में भी प्रोवाइड कराते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की। एक्सेप्टेड रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड्स एंड राइजर इज, आप लोग को पता होगा ट्रेड्स क्या है, राइजर क्या है, जो कि स्टेयर्स में प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका पूछ रहा है कि एक्सेप्टेड रिलेशनशिप क्या होता है। तो पहले ये जान जाइए, आप इसको ऑप्शन छांट सकते हैं, ये mm है, mm है, तो गुना करिएगा तो mm स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे mm है, ये ऐसा ही खत्म, जो गुना वाला है ऐसा ही खत्म, क्योंकि mm है। आपका ऑप्शन बी और सी में से होगा। और आपको ये पता होगा कि राइजर बड़ा होता है या ट्रेड बड़ा होता है, तो आपका ट्रेड का लेंथ बड़ा होता है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, राइजर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आप बात में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन छांटने का तरीका बताया, उसका सही आंसर हो जाएगा बी। 2 इंटू राइजर प्लस ट्रेड का जो सम होता है वो 600 mm के इक्वल होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कहता है व्हेन फुटिंग इज सिमेट्रिकल
लोडेड द प्रेशर beneath द फुटिंग विल बी। कहता है कि जब हम फुटिंग पे क्या करेंगे, लोड को सिमेट्रिकल रखेंगे यानी समान रूप से रखेंगे तो प्रेशर क्या होगा नीचे में। तो प्रेशर कैसा होता है उस समय, अगर हम सिमेट्रिकल रखते हैं तो क्या होता है, यूनिफॉर्म होगा। जाहिर सी बात है कि वो यूनिफॉर्म होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की। तो एज पर IS कोड प्रोविजंस क्रिटिकल सेक्शन ऑफ फुटिंग फॉर वन वे शेयर इज एट। कहता है कि IS कोड के अनुसार फुटिंग में जो कि वन वे शेयर है उसका क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। तो उसका क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, जो आपका फेस ऑफ द कॉलम है उससे कितना इफेक्टिव डेप्थ पे जो दूरी होता है वही क्या होता है उसका वन वे शेयर में क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट इन आइसोलेटेड फुटिंग इज कैलकुलेटेड इन सिमिलर वे एज इन। कहता है कि जो हम लोग टेंसाइल एनफोर्समेंट में जो आइसोलेटेड फुटिंग होता है उसको हम किसके सिमिलर वे में डिज़ाइन करते हैं, मतलब किसके तरह, जैसे एरिया जो हम फुटिंग में देते हैं एरिया ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट उसको, और हम इसी तरह का सेम टेंसाइल एनफोर्समेंट का एरिया कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, तो जो हम स्लैब का डिज़ाइन कराते हैं वहाँ पे सेम तरह का, जिस तरह का आइसोलेटेड फुटिंग में हम एरिया टेंसाइल एनफोर्समेंट में प्रोवाइड कराते हैं उसी तरह से हम स्लैब में भी एरिया ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इन द डिज़ाइन ऑफ टू बेस स्लैब रीस्ट्रेंड एट ऑल एजेस टॉर्जनल रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इज। कहता है कि जब हम टू बेस स्लैब को डिज़ाइन कर रहे हैं तो जो एजेस पे जो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं या रिक्वायर्ड है वो कितना होता है, तो वो आपका 0.75 टाइम्स मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पैन इन सेम डायरेक्शन। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आपसे ये इसमें भी फंसा सकता है, तो याद रखिएगा 0.75 टाइम्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पैन इन सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम लोग टॉर्जनल हो रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका, द एरिया ऑफ प्लेन बार्स यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन स्लैब शुड नॉट बी लेस देन। कहता है प्लेन बार में जो एरिया प्रोवाइड कराते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब में वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपका किससे कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉन्क्रीट से कम नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16। If the reinforcement concrete slab is 80 mm thick, the maximum size of reinforcement bar that can be used for this slab is। कहता है कि अगर कोई रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट स्लैब है जो कि 80 mm थिक है तो उसमें मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट हम स्लैब के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो गया, 8 mm फाई, यानी आपको ये पता होगा थिकनेस क्या होना चाहिए, उसके 10 फाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको इसका मैक्सिमम साइज कितना इस्तेमाल करेंगे, हम 8 mm फाई का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 15 का नहीं 16 का आपका बी सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, इन स्लैब द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट। कहता है कि स्लैब में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कितने डिग्री पे, टू द स्पैन ऑफ स्लैब से, तो कितने डिग्री पे करते हैं हम, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो स्लैब में जो हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं वो 90 डिग्री टू द स्पैन ऑफ स्लैब प्रोवाइड करते हैं, ये तो पता होगा। ट्रांसवर्स का मतलब जनरली 90 डिग्री, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जनरली 0 डिग्री। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन ए कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडनल बार का जो डायमीटर होता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए एटलीस्ट आपको, तो आपका 8 mm से कम नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्या कहता है, ए लॉन्ग कॉलम इज वन हुज रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू इस लीस्ट लैटरल डायमेंशन एक्सीड। कहता है कि लॉन्ग कॉलम कौन होता है, यानी आपसे सीधे ये पूछ रहा है कि इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लैटरल डायमेंशन
का रेशियो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड। तो आपका क्या है आंसर इसका, सी 12। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव का, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट इन ए बीम इज। ये तो सबको पता होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट हम लोग बीम में क्या देते हैं, तो 0.85 BD/FY। तो ये ध्यान में रखिएगा, बी नहीं है बीम है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो चीज़ नहीं आता है यहाँ से ज़रूर सीखिए। कुछ अगर समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। और आप लोग जी तोड़ से मेहनत में लग जाइए, आप लोग का एग्ज़ाम डेट आ गया है और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम निकालिए और अगले सेमेस्टर और अगले एग्ज़ाम की तैयारी में फिर से दोबारा लग जाइए। अगर हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लें तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, मतलब प्री स्ट्रेसिंग हम लोग कैसे करते हैं, इस मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का एडवांटेज क्या है, आपसे पूछा गया है ये सवाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट आर द एजम्पशन मेड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन। कहता है जब हम WSM से डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या एजम्पशन मानते हैं। ये सब आसान सवाल है, आप कहीं भी अगर पढ़े होंगे तो आपके नोट्स में अवेलेबल होगा, और अगर नहीं तो हम अपने चैनल पे शुरू करेंगे सब चीज़, आप जुड़े रहें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। कहता है WSM और LSM में डिफरेंस क्या है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 था। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ शियर एनफोर्समेंट इन RCC स्ट्रक्चर। शियर एनफोर्समेंट का क्या ज़रूरत है RCC स्ट्रक्चर में। इसका एक अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ऑब्जेक्टिव में कि हम लोग शियर एनफोर्समेंट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ पे एज पे क्या होता है, टॉर्जन होते रहता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, इसका और है, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ डबली रेनफोर्स सेक्शन। कहता है डबली रेनफोर्स सेक्शन देने का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो जहाँ पे सिंगल रेनफोर्स से काम नहीं चलता वहाँ पे डबली रेनफोर्स देते हैं, लेकिन भाई सिंगल रेनफोर्स से काम काहे नहीं चलता है, पता करिए। इतने इस पे तो आप अभी आपको हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि सवाल आप में क्या लिख सकते हैं, किस तरह से सोच सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की, explain the IS code recommendation for the effective span of the strain slab when landing spans perpendicular to the flight। कह रहा है कि IS कोड रिकमेंडेशन के अनुसार इफेक्टिव स्पेन क्या होता है स्ट्रेन स्लैब में, जब हम लोडिंग स्पेन क्या होता है परपेंडिकुलर होता है किसके, फ्लाइट के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 1 वे एंड 2 वे स्लैब। ये तो आसानी से मिल जाएगा आपको, कहीं भी 1 वे और 2 वे में डिफरेंस लिखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो व्हाट चेक्स डू यू डू व्हाइल डिजाइनिंग एन RCC बीम। RCC बीम जब आप कोई डिजाइन कर रहे हैं तो क्या क्या आप चेक करते हैं, ये देख लीजिए। क्या क्या चेक करते हैं, कैसा बीम है, ओवर एनफोर्स्ड है, अंडर एनफोर्स्ड है, क्रिटिकल सेक्शन वगैरह वगैरह। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैलेंस सेक्शन, बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस एंड बैलेंस्ड स्टील। आप बैलेंस सेक्शन से क्या समझते हैं, बैलेंस न्यूट्रल एक्सिस से क्या समझते हैं, या बैलेंस स्टील से क्या समझते हैं। अगर बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ए रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन इज 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 35 सेंटीमीटर डीप अप टू सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट। डिटरमाइन द मेन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इफ इट हैज़ टू रेजिस्ट अ फ्रैक्चर मोमेंट 50 kN। यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। कहता है कि आपको एक रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन दिया हुआ है जिसका वाइड विड्थ दिया हुआ है और डेप्थ दिया हुआ है। आपको डिटरमाइन करना है मेन एनफोर्समेंट उसमें कितना रिक्वायर है, मोमेंट दे दिया है और आपको ग्रेड और स्टील दे दिया है। बात करते हैं इसके और क्वेश्चन की, तो ये और क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, शियर एनफोर्समेंट निकालना है। क्वेश्चन क्या कहता है ये पढ़ लेते हैं एक बार। एन RCC बीम 240 mm वाइड एंड इफेक्टिव depth 450 mm in reinforced with 5 bars of 20 mm phi in tension zone. Out of these 2 bars are bent up near the support. The shear force at support is 160 kN. Design the shear force reinforcement for beam. Use M20 grade concrete and Fe415 grade of steel. तो आपको डेवलपमेंट लेंथ इफेक्टिव लेंथ का एक सिंपल सा फार्मूला है शियर एनफोर्समेंट में, जो पढ़ते होंगे उन्हें जरूर आता होगा, वो पुट करिए और आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफ बीम विथ
फॉलोइंग डाटा। आपको मोमेंट रेजिस्टेंस निकालना है, विड्थ ऑफ बीम दे दिया है, इफेक्टिव डेप्थ दे दिया है, टेंसाइल एनफोर्समेंट दे दिया है। विड्थ ऑफ बीम आपका 350 mm, इफेक्टिव डेप्थ 900 mm, टेंसाइल एनफोर्समेंट 5 से 20 mm पाई, कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट 2 से 20 mm पाई एट 50 mm इफेक्टिव कवर, यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड Fe 415 स्टील। आपको मोमेंट ऑफ रजिस्टर बीम निकालना हुआ है, हर चीज़ दिया हुआ है, बेसिक सा सवाल है। बात करें अगर इसके और क्वेश्चन की तो आपको डबली रेनफोर्स का सवाल दे दिया है। ए डबली रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम 250 मीटर वाइड mm wide and 500 mm effective depth carries a load of 40 kN meter over effective span of 6 meter. Determine the tensile and compressive reinforcement for the beam. Take M20 and Fe 415 steel. अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो आप सॉल्यूशन बनाते समय ग्रेड और ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट दोनों आप मेंशन करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। अ टी बीम हैज़ द फॉलोइंग डाटा। वेड्थ ऑफ फ्लेंज दिया हुआ है 2000 mm एंड डेप्थ ऑफ फ्लेंज दिया हुआ 150 mm और विड्थ दिया हुआ है 300 mm वेब का और डी दिया हुआ है 1000 mm। तो कैलकुलेट द लिमिटिंग मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन एंड द करस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट। M20 एंड Fe 415 ग्रेड ऑफ स्टील आपको दिया हुआ है। तो जनरली आपको यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप अगर कहीं नहीं दिया रहे तो M20 या 415 यही मान के बनाइएगा सवाल को। अगला क्वेश्चन है एन आरसीसी बीम 250 mm into 500 mm हैज़ ए क्लियर स्पैन ऑफ 5.5 मीटर। द बीम हैज़ 220 mm 5 bars going into the support. Factored shear force is 140 kN. Check the development length if Fe 415 and M20 grade of concrete is used. आपको डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला लगाना है, चेक करना है कि सब सही है या नहीं। आपको डेवलपमेंट दे दिया है, फैक्टर लोड दे दिया है, डायमीटर दे दिया है, डायमेंशन दे दिया है, बन जाएगा सवाल आपसे। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। ए स्क्वायर कॉलम 300 mm साइड कैरीज एन एक्सियल अल्टीमेट लोड ऑफ 1000 kN. डिजाइन द कॉलम यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe 415 स्टील। बात करते हैं अगले क्वेश्चन और का, तो कहता है डिजाइन एन RCC स्लैब विथ अ क्लियर स्पैन ऑफ 3 मीटर सपोर्टेड ऑन द साइड्स ओवर ए 230 mm thick wall and is carrying a live load of 3 kN per meter square. Use M20 concrete and Fe 405 स्टील। आरसीसी स्लैब को आपको डिजाइन किया हुआ है, सारा डाटा आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि सपोर्टेड ऑन द साइड। बात करें 11 क्वेश्चन की, तो डिजाइन एन आरसीसी स्लैब ऑफ साइज, फिर से आपको स्लैब डिजाइन करना है। आरसीसी स्लैब ऑफ साइज 4 मीटर into 5 मीटर सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स, ये ध्यान में रखिएगा, विथ कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन। द स्लैब इज कैरिंग ए लोड ऑफ 4 kN per meter स्क्वायर इंक्लूडिंग फ्लोर फिनिश को भी इंक्लूड कर लिया है। यूज M20 एंड Fe 415 स्टील, यानी आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा लोड मेंशन कैरी नहीं करना, सारा दिया हुआ है। तो आपका ये 11 नंबर क्वेश्चन है, आपको आरसीसी स्लैब को डिजाइन करना है। इसका और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन का। डिजाइन ए स्क्वायर फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस फॉर एन एक्सियल लोडेड कॉलम ऑफ 400 mm into 400 mm साइज। द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 160 kN per meter स्क्वायर। लोड ऑन कॉलम इज 800 kN। इज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe 415 स्टील। तो आपको ये सवाल है, इसमें स्क्वायर फुटिंग ऑफ आपको डिज़ाइन करना है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर इससे फ़ायदा पहुंचा है तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और हाँ, आप लोग की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं। तो आपने नोटिस नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख लें, नोटिस अपलोड किया गया है। 20 सितंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो जी तोड़ से लग जाइए, मेहनत करिए। ज़्यादा समय नहीं रह गया है आपके पास, मुश्किल से 1 से 1.5 महीना रह गए, 1.5 से 2 महीने, 1.5 महीने मान के चलिए। बाकी दिन तो ऐसे ही बीत जाएगा 15 अगस्त रक्षाबंधन वगैरह में। तो लग जाइए आप मन से, और ऑल द बेस्ट आप लोग को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। वीडियो तक अंत में बने रहने के लिए धन्यवाद।